Hello aspirants, how are you all? Again I'm back with the Hindu article explainer. जो आज का टॉपिक है वो है Vanuatu's big plea does little to arrest climate change. This is the editorial part of the Hindu. और इस न्यूज़ में पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेके वनोटी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में बताया गया और जो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वनोटू का वो ये कहना है कि जो छोटे आइलैंड्स हैं वो सी राइज के कारण वो जल्दी से जल्दी उनके जो एरिया है वो काफ़ी कम हो रहे हैं, इसलिए इनका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है। वो कहीं पे जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है UNFCCC का, या फिर अगर कोई भी और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कन्वेंशन है तो वहाँ पर स्ट्रांगली अपनी बातें रखते हैं और वही कहते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है या फिर जो कोल रिलेटेड बेस्ड जो भी पावर जनरेशन है उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया कि वनोटू जो है वो अपनी पर्सपेक्टिव किस प्रकार से सारे जगहों पर रख रहे हैं और आने वाला जो COP27 है जो कि मीटिंग होने वाली है उसमें इसका क्या स्टैंड रह सकता है, गिवन दैट इन द पास्ट व्हाट द वनोटू हैज़ टेकन इट स्टैंड ऑन। और उसमें फिर इंडिया की पर्सपेक्टिव बेसिकली कोल बेस्ड पावर को लेके क्या है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री वेयर एज ऑल्सो जो कोल बेस्ड हमारा जो पावर जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज या फिर न्यूक्लियर सोर्सेज जो हैं वो हमारे काफ़ी कम है इन परसेंटेज। तो इसी के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। तो आई विल बी टेकिंग various questions and you can just take the cue from the article and you can understand the overall article from there. After reading the article you will be able to understand it. So let's start with this. I am Ritesh Shukla and this is Dasha Publications, the Hindu article explainer. Okay, so first is overview of the article. तो मैंने बताया कि Vanuatu, let's first know where Vanuatu actually is. If you know about the map of Australia, you would be knowing कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पे एक छोटी सी आइलैंड है, ये यहाँ पर अराफुरा सी है, और ये जो छोटा सा आइलैंड है इस पे दो कंट्रीज हैं जैसे कि ये है पपुआ न्यू गिनी और ये इंडोनेशिया का पार्ट है या इसको कहते हैं एजियन जाया। ठीक है, ये जो कंट्री है इनके ही थोड़े और साउदर्न पार्ट में इसको साउथ ईस्ट कहेंगे और साउथ ईस्ट में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन सारे आइलैंड्स में एक आइलैंड है वनोटू। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये आइलैंड है, छोटा आइलैंड है, ये क्यों अपने रीजंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एंड व्हाई it vehemently opposes the coal based related power generation in any of the country or is wanting to ban all of the fossil fuels। इससे आप ये समझ सकते हैं बिकॉज ये जो ओवरऑल एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा ओशन है एंड एज द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग द foremost reason of the climate change or the reason that you could see regarding the climate change is that there is a rise in sea level. When there is a rise in sea level, what will happen? ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये सारे आइलैंड्स ओशन के राइज करने की वजह से खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज being put forward by the Vanuatu. Also Vanuatu is a leader of small group of islands जो कि वहाँ पर हैं, और इवन जो बाकी जगहों पर भी जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उनका भी ग्रुप लीडर है। तो इसलिए इसकी बातों को बहुत ध्यान सुना भी जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में या फिर कोई भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कन्वेंशन होता है वहाँ पर। तो जो इस आर्टिकल है, लेट मी रीड दिस। ओके, तो मैं बता रहा था कि ओवरऑल जो आर्टिकल है उसका क्या कहना है। वनोटू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट ने कहा था, प्रेसिडेंट जो वनोटू के थे उनका ये कहना था कि वी शुड बैन ऑल फॉसिल फ्यूल्स। इनका कहना था कि हमें पूरी फॉसिल फ्यूल को बैन कर देना चाहिए। और इस फॉसिल फ्यूल के बारे में इंडिया का जो कहना था, बिकॉज वी आर अ कंट्री हु आर रिलाइंग ऑन द फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोल बेस्ड फ्यूल्स, तो इसके कारण इंडिया इसको वेहीमेंटली अपोज कर रही थी
कि पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत जो है रिडक्शन होना चाहिए, या फिर CO2 एमिशंस में रिडक्शन होना चाहिए, या उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इन इंडिया रिलाई ऑन दिस। ठीक है, तो ये ओवरव्यू ऑफ द आर्टिकल है कि वनोटू जो है वो चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल बैन हो जाए, लेकिन इंडिया जो है इसको रिड्यूस करने के लिए तो इच्छुक है, लेकिन वो पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल को बैन करने के पीछे नहीं है, क्योंकि लार्जर पोर्शन जो फॉसिल फ्यूल का है उससे ही हमारे यहाँ पावर जनरेशन होता है। दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द आर्टिकल। ओके, नाउ इन अनदर पार्ट मैंने बताया वनोटू वांट्स फॉसिल फ्यूल्स टू बी बैंड। ओके, बट द फॉसिल फ्यूल्स that are being used in India are around 89.7% of the overall power generation that we do। अब ये 89.7% जो है वो स्ट्रेट अवे कोल से है। कोल से हम जानते हैं कि पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इससे ही सबसे ज़्यादा हमारा पावर जनरेशन है, एनर्जी जो है हम इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट इज़ एक लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ये सर्व कर रहा है। तो ये 89% कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन है, अगर इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जो कि डिमांड है वनोटू का, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि जो लार्जर पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू हैम्पर द लार्जर पॉपुलेशन that is live in India, whereas also there are no technologies that could suffice this particular position। अगर 89% का पूरा कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन जो भी होता है इंडिया में, उसको अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो कोई भी ऐसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको इंडिया में ही इस्तेमाल करके और इस बड़े चंक को बिल्कुल भी कंप्लीट किया जा सके। तो ऑल्सो देर आर मेनी अदर रिसोर्सेस नाउ, रिन्यूएबल एनर्जी भी अब हम यूज कर रहे हैं, ये भी हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी आज 9% के आसपास है, वेरएस जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर सोर्स के थ्रू जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो अराउंड 1.2% है। ओके, तो जो कोल बेस्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, और इंडिया का स्टैंड यही है कि जो कोल बेस्ड एनर्जी है उसको पूरी तरह से ख़त्म ना किया जाए, और कोल बेस्ड एनर्जी जब नहीं ख़त्म करते तो उससे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको तो हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ और भी वर्ल्ड में बड़े लैंड हैं जहां पर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अर्न नहीं कर पाते, और वहां पर ये जो छोटे संसाधन है इससे ही वो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वी विल बी डूइंग और हैम्परिंग दोज पीपल ऑल्सो, जब ये जो कोल से जो पावर जनरेट करने का जो तरीका है उसको अगर हम खत्म कर देते हैं तो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव व्हाट इंडिया इज वांटिंग ऑन द वनोटू इशू। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जो बैनिंग है फॉसिल फ्यूल का, क्या ये इफेक्टिव हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पहले तो जो ओपिनियन मेकर हैं एडिटोरियल के, द हिंदू के एडिटोरियल के, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कोल को अगर आप पूरी तरह से खत्म भी कर देते हैं इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। ओके, अब इनका कहना है कि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइमरी सप्लाई है, यानी कि जो बहुत ही बड़ा जो
कोल रिजर्व का जो रिसोर्स है उसको आखिरकार इस्तेमाल तो करना ही होगा। तो ये जो प्राइमरी सप्लाई है ये काफ़ी बड़ा है, इसको आप ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब दूसरा है कि केवल कोल बेस्ड एनर्जी को अगर आप कम भी कर दें तो जो लार्जर पॉल्यूशन जो क्रिएट होती है सीएफसी से, या फिर जो लार्जर क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है, जो बाकी और फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज काफ़ी इफेक्ट होता है, वो वहाँ पर रहेंगे ही। और जो कोल बेस्ड एनर्जी है उसको अगर पूरी तरह से खत्म कर दें, व्हेन देयर रिसोर्स इज ऑलरेडी देयर, और रिसोर्स होने के बावजूद अगर हम इसको पूरी तरह से बैन कर देते हैं, इट इज गोइंग टू लिटिल हेल्प इन द क्लाइमेट चेंज मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑथर का ये भी कहना है कि कोल बेस्ड एनर्जी को अगर आप पूरी तरह से खत्म भी कर दें, क्लाइमेट चेंज में बहुत हेल्प नहीं हो पाएगी। और फिर इसमें ऑथर का एक और चीज कहना है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, बताया गया था अभी रिसेंटली हेल्ड कॉन्फ्रेंसेस में कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमें अपनाना होगा। यानी कि हमें जो भी हम कंजम्पशन करते हैं उसको काफ़ी रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जो भी लग्जरियस कंजम्पशन करते हैं उसकी वजह से या उसको बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, और वो रिसोर्सेज दिस और दैट वे इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम दोज एनवायरनमेंट हु शुड बी केप्ट सस्टेनेबल। ठीक है, उन एनवायरनमेंट को हमें सस्टेनेबल रखना है। इसलिए हमें अब इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए, या उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होगा। यानी कि जो लग्जरियस कंजम्पशन है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज काफी करती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी पर्सपेक्टिव श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा बोला गया था। और इन तीनों पोजीशन को ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको पूरी तरह से बैन करना बहुत प्रभावी नहीं होगा एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। अब जो ओवरऑल आर्टिकल था उसमें तो केवल 1 और 2 के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बताया गया, और इंडिया की जो पोजीशन है कोल बेस्ड एनर्जी को लेके उसके बारे में बताया गया। अब कुछ जो स्पेसिफिक फैक्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन आखिरकार ये क्या है। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एक्चुअली में अगर केवल कन्वेंशन का बात करें तो ये ओके, तो ये जो कन्वेंशन है इसका ये मतलब है कि जो ऐसी रूलिंग विच इज अग्रीड अपॉन बाय कंट्रीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग, यानी कि जो क्लाइमेट है उसको पूरी तरह से डिटेरियोरेट या फिर खत्म हो जाए, या फिर जो उसके कंडीशंस हैं क्लाइमेट के, आज जो फिजिबल कंडीशन है जो कि लिवेबल क्लाइमेट है ह्यूमंस के लिए, वो पूरी तरह से डिटेरियोरेट ना हो जाए, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूलिंग्स दी जाती है, और ये स्पेसिफिक रूलिंग्स को कन्वेंशन बोला जाता है जिसपे कंट्रीज अग्री करती है। तो दिस इज द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को लेके होगा दोज कुड बी कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, या फिर कोई एनवायरनमेंट को स्पेसिफिक लेके कहा जाएगा तो एनवायरमेंटल कन्वेंशन, या फिर एनवायरनमेंट में भी कोई स्पेसिफिक साइट को लेके कहा जाएगा, जैसे कि रमसार साइट, तो उसको बोला जाएगा रमसार कन्वेंशन। तो कन्वेंशंस आर दोज रूलिंग ऑन विच कंट्रीज आर गोइंग टू अग्री अपॉन, और वो भी इसलिए ताकि जो स्पेसिफिक चीज को लेके कन्वेंशन बनाया जा रहा है उसको सस्टेन किया जा सके या मेंटेन किया जा सके। अभी जो रिसेंटली जो COP27 होने वाला है वो होने वाला है शर्म एल शेख में। ओके, अगर आपने इजिप्ट का मैप देखा है देन यू वुड बी नोइंग दैट इजिप्ट जो है वो स्लाइटली ट्रेपेजियम टाइप लगता है देखने में। ये है
इजिप्ट, ये है सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है, और सिनाई पर ही है शर्म एल शेख साउदर्न पार्ट में। कई सारे कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर होते रहते हैं, तो जो COP27 कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर का कहना है कि रिसेंटली रशिया यूक्रेन जो अटैक हुए हैं, जो वॉर चल रही है, या रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है, इसकी वजह से हो सकता है शर्म एल शेख में क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा बातें ना हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी 1 or 2 डेफिनेटली विल बी फोकसिंग ऑन दी बैनिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स और द कोल बेस्ड रिलेटेड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये भी ऑथर ने शुरू में ही बता दिया था। तो ये जो COP27 है दैट इज गोइंग टू हैपन इन शर्म एल शेख, तो वी विल बी नोइंग व्हाट इज COP, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक्चुअली में ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये आखिरकार नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, उनके द्वारा एक सेट रूल्स रेगुलेशंस पे वो अग्री करते हैं और उनको अपने कंट्री में थ्रू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको कमिट करने का कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंट्रीज अग्रीड अपॉन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू कीप एनवायरमेंट सस्टेनेबल एंड लिवेबल फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ये COP27 कहा जा रहा है, ये UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। इनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है COP27, और ये जो COP27 है वो भी जो 27th पार्ट है ये भी अभी रिसेंटली शर्म एल शेख में ही होगा। तो ये है COP27। एक और चीज बताया गया था, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस। अगेन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस वाज द COP26, और इसमें ये अग्री किया गया था कि जो पेरिस अग्रीमेंट में बताया गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसे 2 डिग्री तक ही, 2 डिग्री से कम ही रखना होगा, और जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसमें भी टेम्परेचर 1.5 डिग्री से कम रखना होगा। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट हुआ था कंट्रीज के बीच में, इस पे ही बाकी कंट्रीज ने ये कहा था कि वी आर गोइंग टू कमिट टू दिस पर्टिकुलर जंक्चर। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जो CO2 एमिशंस हैं वो अराउंड 45% तक कम करेंगे नेट जीरो तक। ओके, थर्ड जो पॉइंट था उनका ये कहना था कि जो कोल बेस्ड फ्यूल्स हैं उनको पूरी तरह से फेस डाउन करना, और जो इनएफिशिएंट फ्यूल है उनको भी फेस डाउन करना। तो ये कुछ 3 रिकमेंडेशंस जो थे वो एक्सेप्ट किए गए थे जो भी कंट्रीज COP26 में पार्ट ले रहे थे। और इनका जो सबसे पहला था कि पेरिस एग्रीमेंट का जो 2 डिग्री से कम टेम्परेचर को मेंटेन करना है ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर को, उसको अग्री करना था। CO2 एमिशन को 45% तक नेट जीरो के आसपास करना था, और कोल बेस्ड जो एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसको पूरी तरह से खत्म करना। इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल है
उनको पूरी तरह से बैन करना था। तो ये तीनों कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया थे जो कि बाकी कंट्रीज पर अग्री करी थी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में। तो ओवरऑल जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे वो भी मैंने यहाँ पे छोटा छोटा डिस्कस कर दिया है, और जो ओवरऑल आर्टिकल था उसमें केवल इतना ही बताना था कि वनोटू के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दी फॉसिल फ्यूल्स और उनको पूरी तरह से बैन करना, दैट इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बाय अदर कंट्रीज, और उनको जो है काफी अच्छा स्टैंड भी दिया जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करके, बिकॉज वहाँ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है, तो इसकी वजह से उनकी बातों को भी कंसिडर करते हुए वनोटू की ऐसी बातों को बहुत ज्यादा एड्रेसल नहीं मिल पाता। तो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द दिस पर्टिकुलर द हिंदू एडिटोरियल, and I'll be winding up with this particular video. So thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.